हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बेटा व्हीट स्टोन सेतु के बारे में, यानी कि किरचॉफ के नियमों पर ही आधारित एक कॉन्सेप्ट है। बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है व्हीट स्टोन सेतु। अब व्हीट स्टोन सेतु क्या है? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक व्हीट स्टोन नामक, जिन्होंने एक ऐसे परिपथ का इन्वेंशन किया, एक ऐसे परिपथ का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है व्हीट स्टोन सेतु? यानी कि सीधा सीधा आप बोलिए तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं या जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, हेडिंग लगा ले बेटा व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? तो हम इसके बारे में बेटा लिख सकते हैं, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जा सकता है, के मान को ज्ञात कर सकते हैं, अब ये रहा व्हीट स्टोन सेतु। अब इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो व्हीट स्टोन सेतु किस प्रकार बनाया जाता है? तो व्हीट स्टोन सेतु, इसमें बेटा 4 प्रतिरोध होते हैं। PQRS को माना जाता है। PQRS को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं, जिन्हें इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें। ठीक है। अब इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS, जिनको इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, या हम यूं बोल सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। चलिए यहां पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा, इस तरीके से।
हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाने की, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ये इस तरीके से। अब ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ये एक समांतर चतुर्भुज बना, ये एक समांतर चतुर्भुज बना। अब इस समांतर चतुर्भुज, इसको नाम दे देते हैं बेटा ए, बी, सी और डी। अब इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो चार प्रतिरोध हैं, पी क्यू आर एस। तो यहां पर इस भुजा को हम प्रदर्शित कर देते हैं एक प्रतिरोध आर से या पी से, आर या पी। दूसरी भुजा, इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं बेटा प्रतिरोध क्यू से। अब तीसरी भुजा, तो इसको प्रदर्शित कर देते हैं हम प्रतिरोध आर से। चौथी भुजा, यहाँ पर इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं प्रतिरोध एस से। तो ये चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित है या संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद में बेटा समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है एसी। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है एसी। इस विकर्ण को हम क्या करते हैं, विकर्ण तो ऐसा लगना चाहिए, लेकिन इस विकर्ण को हम बढ़ा लेते हैं और इस विकर्ण एसी को हम जोड़ देते हैं एक सैल और यहां पर लगा देते हैं एक कुंजी K1, और इसमें आप लगाना चाहो तो आमीटर भी लगा सकते हो आप। इस तरीके से हमने क्या किया, विकर्ण AC को जोड़ दिया, विकर्ण AC को हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास एक विकर्ण और बचा है, उस विकर्ण को BD बोलेंगे। BD बोलेंगे तो हम विकर्ण BD को क्या करते हैं बेटा, विकर्ण BD को एक धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर से कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। इसको नाम दे दिया कुंजी K2। अब इसका सिद्धांत क्या है, तो बेटा इसका सिद्धांत ये है कि अगर हम कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित करें कि प्रतिरोधों PQRS को समायोजित करने के पश्चात, मतलब इस प्रकार इनके मानों को हम व्यवस्थित करें कि कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, इसे संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। इसका सिद्धांत लिख देते हैं बेटा, यहां पर हेडिंग रहेगी सिद्धांत। अब इसका क्या सिद्धांत है, तो सिद्धांत में हम लिखते हैं कुंजी K1 को ऑन करके प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित
किया जाता है, किया जाता है कि कुंजी K2 को ऑन करने के पश्चात धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, इसे शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं तथा इसमें, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अब हम लिख रहे हैं, इसमें यानी कि इस अवस्था में किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में ये दो संगत भुजाएं यानी कि इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात यानी कि P/Q इक्वल R/S, इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष इन भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है आपके व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, कुंजी K1 को ऑन करके प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, इसे शून्य विक्षेप की स्थिति भी कहते हैं, संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में या इस स्थिति में किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि P/Q इक्वल R/S। अब इसी संतुलन की अवस्था को हमें निकालने को आता है, प्रूफ करने को आता है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था ज्ञात कीजिए। और इस संतुलन की अवस्था को ज्ञात करना होता है किरचॉफ के नियम को लगाकर। किरचॉफ के नियमों को लगाकर हम इसके संतुलन की अवस्था को ज्ञात करेंगे। चलिए थोड़ा इसको साफ करते हैं बेटा, साफ करते हैं इसको। चलिए
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर संतुलन की अवस्था ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम संतुलन की अवस्था ज्ञात करना हेडिंग डाल सकते हैं, संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था ज्ञात करना। अब संतुलन की अवस्था को ज्ञात करना है कि किस प्रकार हम संतुलन की अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, संतुलन की अवस्था ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, और कुंजी K1 को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ से कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मान लेते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हुई I विद्युत धारा जैसे ही बिंदु A पर पहुंचेगी तो इस बिंदु A पर विद्युत धारा I जो है दो भागों में बट जाएगी। मान लेते हैं बेटा कि इधर विद्युत धारा आपकी जा रही है I1, और इस भुजा में यानी कि भुजा जो AD है, इधर विद्युत धारा जा रही है I2। अब हम क्या करते हैं, हम प्रतिरोधों PQRS के मानों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। अर्थात अगर इस धारामापी में जो विकर्ण BD से लगा हुआ है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो कौन सी अवस्था होगी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो? तो वो अवस्था होगी बेटा, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक क्या होता है, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। विभवांतर है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर विभवांतर नहीं है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां पर विभवांतर आपका शून्य हो जाना चाहिए। अगर विभवांतर शून्य हो जाना चाहिए तो बिंदु जो V है इस पर जो विभव होगा और बिंदु D पर जो विभव होगा वो आपस में बराबर हो जाए। अगर बिंदु B का विभव बिंदु D के विभव के बराबर होगा तो इन दोनों यानी कि BD के बीच विभवांतर कितना होगा, शून्य। अगर आपका BB इक्वल है BD तो बेटा विभवांतर BB माइनस BD इक्वल होना चाहिए 0, होना चाहिए 0। और अगर विभवांतर शून्य है तो इस भुजा में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जब विद्युत धारा इधर प्रवाहित नहीं होगी तो इसी को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलित नहीं है तो आप ध्यान रखना कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, तो आप ध्यान रखना विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। और अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, संतुलन की अवस्था में है, तो इस भुजा यानी कि विकर्ण BD में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और वो कंडीशन रहेगी कि बिंदु B और D के बीच जो विभवांतर होगा वो शून्य रहेगा। अब बिंदु B और D के बीच अगर विभवांतर शून्य है तो इसमें धारा का मान कितना रहेगा, शून्य रहेगा। इधर धारा नहीं आनी है। अब इधर नहीं आनी है तो यहां से धारा ऐसे हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। सही है बेटा, बोलिए सही है। जो विद्युत धारा I1 इधर जा रही थी इधर तो आनी नहीं है, जब इधर नहीं आनी है तो I1 सीधी इधर चली गई, और जो I2 इधर जा रही थी तो ऊपर ना जाके वो सीधा सीधा टोटल धारा आपकी I2 इधर चली जाएगी, और यहां पर जाके ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी और इधर वही आपकी I धारा पुनः हो जाएगी। अगर हम संधि का नियम लगाएं, यहां पर संधि का नियम लगा दें तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिंदु A पर संधि के नियम से, संधि
के नियम से। अगर बिंदु ए पर संधि के नियम से अगर हम संधि का नियम लगाएंगे तो बिंदु ए पर हम कह सकते हैं I1 आ रही है, आई आ रही है, आई आ रही है, ये किन दो भागों में बट रही है, I1 और I2। तो संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक लिया जाता है और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि संधि का नियम कहता है कि किसी भी संधि पर जो किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि कोई भी वैद्युत परिपथ हो उसकी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कर दिया हमने भी शून्य। अब यहाँ से I इक्वल कह सकते हैं I1 प्लस I2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये तो संधि के नियम से हो गया। अब हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास बेटा दो बंद पास हैं, एक है ए बी डी ए। तो इसको हमने नाम दे दिया बंद पास 1, बंद पास 1, और इसको हमने नाम दे दिया बंद पास 2। अब बंद पास 1 में अगर हम धारा मान लीजिए I1 की दिशा में जा रहे हैं तो धारा हमारी ऐसी प्रवाहित होगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही तो आएंगे हम, ऐसे ही तो आएंगे हम। और बंद पास अगर 2 की बात करें तो बंद पास 2 की बाद में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर पहले हम बंद पास 1 में ही, और यहाँ अगर धारा की दिशा आप दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि हम इधर जा रहे हैं, फिर बोले इधर, इधर गए, अब इधर तो विपरीत दिशा होगी, तो यहाँ हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं इधर, इधर, ठीक है। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं बंद पास 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बंद पास 1 में लगाएंगे किरचॉफ का नियम, जिसको हम बंद पास का नियम और वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बंद पास, कौन सा है बेटा बंद पास, 1, ए बी डी ए, ए बी डी ए में वोल्टेज नियम से, वोल्टेज नियम से, वोल्टेज नियम से। अब वोल्टेज के नियम से यानी कि विभवांतर के नियम से क्या होता है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी बंद पास में आरोपित कुल विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर V इक्वल आई आर, विभवांतर V इक्वल आई आर ओम के नियम से। चलिए तो इसका विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर होगा I1 इंटू प्रतिरोध क्या है, P है। इसके बाद में इसमें तो धारा मापी के प्रतिरोध को हम कैपिटल G से लिखते हैं, यानी कि धारा मापी के प्रतिरोध को कैपिटल G से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो धारा मापी के प्रतिरोध को, तो यहाँ पर प्लस, इधर जा रहे हैं प्लस, धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी में धारा, तो धारा का मान है धारा मापी में I, मतलब 0। संतुलन की अवस्था में इस भुजा में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो 0, और इसका प्रतिरोध है कैपिटल G। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें तो इधर जाना है, हमें तो ऐसे चले तो हमें इधर जाना है, विद्युत धारा इसमें जा रही है इधर, यानी कि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो -I2 इसका विभवांतर धारा इंटू प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना है R, और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो I1P
इक्वल, बेटा ये 0 हो गया, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो I2R, इक्वेशन इसको डाल देते हैं सेकेंड, इसको इक्वेशन डाल दिया सेकेंड। अब बंद पास दो की बात कर लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे बंद पास दो हमारा कौन सा है, तो दो है हमारा BCDV में। अब इसमें भी वोल्टेज नियम लगा देंगे, KVL अप्लाई करेंगे, KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें जाना है ऐसे, हम इस धारा की दिशा में गए I1, तो I1 बेटा Q का विभवांतर कितना होगा, तो I1 इंटू प्रतिरोध कितना है Q। इसके बाद में इधर हम जैसे यहाँ पर C बिंदु पर आए, अब C बिंदु से इधर जाएंगे तो विद्युत धारा तो I2 इधर जा रही है, हम C बिंदु से इधर आएंगे, हम बेटा इधर गए, किस में गए, ये विद्युत धारा किस में प्रवाहित हो रही है, Q में, ठीक है, इसका विभवांतर हो गया I1 इंटू Q। अब हमें जाना है इधर जाना है, लेकिन विद्युत धारा यस में जो प्रवाहित हो रही है वो तो ऐसे हो रही है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में तुरंत ले लीजिए माइनस, तो यहाँ पर हमने ले लिया माइनस, क्या बोले माइनस I2 किस में, यस में, इंटू यस हो गया। इधर आएंगे बेटा, हमने पहले धारा की दिशा को इधर माना था, इसमें धारा शून्य है लेकिन हमने माना था इधर, अब हम जा रहे हैं इधर, तो इसमें अगर धारा की दिशा को हम इधर मान रहे हैं तो इधर जाएंगे तो माइनस लगेगा, तो माइनस लगेगा, तो माइनस धारा कितनी है 0, प्रतिरोध कितना है कैपिटल G, इक्वल कितना होना चाहिए 0, क्योंकि कुल विभवांतर शून्य रहता है, विभवांतर का बीजगणितीय योग कितना रहता है, शून्य रहता है, शून्य कर दिया। अब यहाँ से अगर हम I1 इंटू Q इक्वल, बेटा ये तो 0 हो गया, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया I2 इंटू यस, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास बेटा संधि के नियम से ये इक्वेशन आ गया और बंद पास के नियम से ये दो इक्वेशन आ गए। हमें प्रूफ करना है संतुलन की अवस्था को, हमें प्रूफ करना है क्या, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर हमें क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे देना है। भाग देंगे तो क्या होगा, बोले I1 और क्या है बेटा P अपॉन, इधर देखना I1 Q, तो यहाँ I1 Q हो गया इक्वल, इधर बेटा क्या है I2R अपॉन, इधर क्या है, इधर है बेटा I2S, यही तो है आपका, यही है। तो जरा गौर से देखना I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, अब आपके पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा है बेटा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, यही तो संतुलन की अवस्था है, तो इस प्रकार हम किरचॉफ के नियमों को लगाकर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। ये रही संतुलन की अवस्था। ध्यान रखना क्या होती है, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो
संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो क्रमागत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह था व्हीटस्टोन सेतु। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी मीटर सेतु के साथ, जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।